आज के दौर में इनफर्टिलिटी की समस्या इतनी क्यों बढ़ रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रेणु मिश्रा हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी तो जैसे ही बच्चा बाहर आए तो पेन का अंत हो जाता है, बट सिजेरियन में वो आपका ज़िंदगी भर स्कार है। सिजेरियन बढ़ रहा है, वो क्या माँ के लिए और बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, क्या लाभकारी है? ये बात बिल्कुल सच है कि नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है और सिजेरियंस की तादाद बढ़ रही है। एक जनरल आप देखें तो 50-60% डिलीवरी सिजेरियन होती है प्राइवेट में। एपिड्यूरल जैसे एनाल्जेसिया देते हैं तो काफ़ी हद तक पेनलेस हो जाता है लेबर। तो ज़्यादा वेट गेन प्रेगनेंसी में होना भी अच्छा नहीं है। मिसकैरेज की समस्या क्यों आती है मैम? अगर जो कुछ एक गलती है जिसको सुधारा जा सकता हो अगर, तो ये समस्या क्यों? मिसकैरेजेस भी जो मेजॉरिटी होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो जो एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण बनता है, वो एबनॉर्मल होता है। जब हम सिजेरियन करते हैं तो पेट खोलते हैं और बच्चा एकदम से बाहर है तो उसके अगर लंग्स में पानी होगा तो वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। तो जब बच्चा एक नॉर्मल रूट से होता है, वेजाइनल डिलीवरी से होता है, तो वो एंटीबॉडीज़ उसमें उसको माँ से ही मिल जाती हैं। हाँ, बट मैं वही समझाती हूँ कि दर्द से टोटली बचाव तो कभी नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में पहले पेन होता है और सिजेरियन में बाद में होता है। तो कल को अगर आपको कभी और किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। आपका कोई भी पेट का ऑपरेशन हुआ तो जिसका पेट खुला हुआ उसकी आंत अंदर से हो सकता है चिपक जाए, जाके ऊपर से नहीं दिखेगी, जब हम पेट खोलेंगे तभी दिखेगी, तो उसमें इंजरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लेबर में भी अब उतना पहले ज़माने की तरह नहीं है कि लेबर में 10 घंटे 12 घंटे पेशेंट तड़प रहा है और उसको कुछ नहीं है। तो अब हॉस्पिटल डिलीवरीज़ में एपिड्यूरल देते हैं, पेन का और भी तरीके से आपको पेन रिलीफ देते हैं, एक्सरसाइजेस कराते हैं जिससे लेबर जल्दी डिलीवरी हो जाए, लेबर शॉर्टन हो जाए, पेन रिलीफ मिले। और बाय द टाइम यू आर 30 यू हैव लॉस्ट 80-85% ऑफ योर एग्स। प्रेगनेंसी में आप मतलब बच्चा जब इंट्रायूट्राइन होता है तब से पैदा होने में ही बहुत सारे एग्स तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जब ओवरीज एक्टिव होती हैं, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसके बाद हर महीने यू आर लूजिंग एग्स। 25 से लेकर 30-35 साल के अंदर में प्रेगनेंसीज प्लान करनी चाहिए। आज बात गर्भवती महिलाओं को लेकर, साथ में इस बात की भी चर्चा होगी कि नॉर्मल डिलीवरी बेहतर है या सिजेरियन, और फिर आज के दौर में इनफर्टिलिटी की समस्या इतनी क्यों बढ़ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रेणु मिश्रा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि डेमोक्रेसी से बात करने के लिए। डॉक्टर रेणु मिश्रा एम्स में एडिशनल प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, ऑब्स और गायनी डिपार्टमेंट में, सीताराम भरतिया में सीनियर कंसल्टेंट हैं, और साथ में कामना फर्टिलिटी और आईवीएफ सेंटर की डायरेक्टर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि डेमोक्रेसी से बात करने के लिए मैम। सबसे पहले ये कि आज के दौर में नॉर्मल डिलीवरी की तादाद घट रही है, तो नॉर्मल वर्सेस सिजेरियन में रिसर्च क्या कहता है और आपके एक्सपीरियंस क्या कहते हैं कि किस तरीके का बच्चा होता है और किस में बच्चा बेहतर होता है या उसका मानसिक ग्रोथ जो है, जो विकास है, वो ज़्यादा अचीव करता है? आज के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सच है कि नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है और सिजेरियंस की तादाद बढ़ रही है। इनफैक्ट सिजेरियंस अगर आप दिल्ली शहर में देखें तो ऑलमोस्ट एक जनरल आप देखें तो 50-60% डिलीवरी सिजेरियन होती हैं प्राइवेट में। गवर्नमेंट में देखें तो करीब 30% 30-35% का है सिजेरियन का रेट। सो इतना जो सिजेरियन बढ़ रहा है वो क्या माँ के लिए और बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, क्या लाभकारी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। WHO भी कहता है कि सिजेरियन सेक्शन का रेट 15% होना चाहिए, और 15% से ज़्यादा होता है तो ना इसमें माँ की ना बच्चे की किसी की भी भलाई नहीं है। 15% से बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आपके पास सुविधा ही नहीं है, और जिस महिला को सिजेरियन की ज़रूरत है, जिसकी प्रेगनेंसी खतरे में है बच्चे की या माँ की, और उसको आप सिजेरियन डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत कम होना भी अच्छा नहीं है। लेकिन आजकल समस्या कम की नहीं है, आजकल ज़्यादा की है। सो क्या फ़ायदे नुकसान हैं माँ को और बच्चे को सिजेरियन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी के, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल में तो यहाँ बहुत ही फोकस है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और हम इसीलिए कपल्स के लिए वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान हैं वर्सेस सिजेरियन सेक्शन के क्या फ़ायदे नुकसान हैं। सो एक नेचर ने एक सिस्टम बनाया है, एक प्रोसेस बनाया है, तो बहुत
चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया है। तो नेचुरल तो नॉर्मल डिलीवरी ही है, वेजाइनल डिलीवरी ही है। तो जब एक बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है तो उसको क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो जब बच्चा अंदर ब्रीथ करता है तो उसके चारों तरफ पानी होता है, लाइकर कहते हैं हम। उसके बाद उसको जब बाहर आके अपने से सांस लेना है तो उसके अगर लंग्स में पानी होगा तो वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। तो नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो नेचर ने ऐसा बनाया कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो खासकर 8 से 10 घंटे लगते हैं, जिसमें कि धीरे धीरे वो बच्चा नीचे आता है और फिर उस बर्थ कैनाल से निकल के आता है। और बर्थ कैनाल बहुत नैरो है। सो जब वो उसमें से निकलता है तो उसके लंग्स में से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है स्क्वीज़ आउट हो जाता है। सो जब वो बच्चा बाहर निकलता है तो वो बहुत अच्छे से सांस ले सकता है। जब हम सिजेरियन करते हैं तो पेट खोलते हैं और बच्चा एकदम से बाहर है, तो वो लंग्स का जो पानी है वो निकलता नहीं, इसीलिए जो सिजेरियन बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दूसरा, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जो माँ के बर्थ कैनाल में एंटीबॉडीज़ होती हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अपनी लाइफ टाइम से इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। तो जब बच्चा एक नॉर्मल रूट से होता है, वेजाइनल डिलीवरी से होता है, तो वो एंटीबॉडीज़ उसमें उसको माँ से ही मिल जाती हैं। तो इन बच्चों में डायरियल डिजीज़ कम होती हैं, इन बच्चों में बहुत सारी एलर्जीज़ कम होती हैं, एस्मा का इंसिडेंस कम है, आगे चल के ओबेसिटी का, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का रिस्क कम है। तो ये सारे बच्चे को मतलब जो लाभकारी है नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी डिलीवरी से जब बच्चा बाहर आता है। अगर हम माँ को देखें तो माँ के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि वो एक मेजर ऑपरेशन से बचती है। आखिरकार सिजेरियन एक मेजर ऑपरेशन है। अगर कोई भी और ऑपरेशन आपको इस तरह से पेट खोल के कराना हो तो आजकल एकदम से हर इंसान कहता है, हर मरीज़ कहता है, डॉक्टर साहब ये लैप्रोस्कोपिक नहीं हो सकता क्योंकि नोबडी वांट्स कि इतना 10 सेंटीमीटर का कट होगा। लेकिन सिजेरियन के नाम पे कोई नहीं पूछता, क्योंकि लड़कियों को लगता है कि ये तो बहुत आसान तरीका है ना, हमें लेबर पेन्स झेलने पड़ेंगे ना, उतना लंबा प्रोसेस, और सीधा आपने सिजेरियन किया और बच्चा बाहर डिलीवर हो गया तो उन्हें लगता है आसान है, दर्द से बचाओ। हाँ, बट मैं वही समझाती हूँ कि दर्द से टोटली बचाव तो कभी नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में पहले पेन होता है और सिजेरियन में बाद में होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी तो जैसे ही बच्चा बाहर आए तो पेन का अंत हो जाता है, बट सिजेरियन में वो आपका ज़िंदगी भर स्कार है। इमीडिएट तो पेन है ही 2-4 दिन का, ऑल्दो आजकल पेन किलर्स इतने अच्छे हैं, दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे कष्ट में नहीं रहने देते पेशेंट को, लेकिन पेन तो फिर भी होता ही है। आपको ज़रा सी उंगली कट जाती है तो दर्द होता है, तो इतना बड़ा कट है पेट पे तो पेनफुल होता है। तो इमीडिएटली तो पेन की समस्या आफ्टर डिलीवरी होती है। और वो जो स्कार है वो हमेशा के लिए स्कार यूट्रस पे और एब्डोमेन पे रहता है। तो कल को अगर आपको कभी और किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। आपका कोई भी पेट का ऑपरेशन हुआ तो जिसका पेट खुला हुआ उसकी आंत अंदर से हो सकता है चिपक जाए, जाके ऊपर से नहीं दिखेगी, जब हम पेट खोलेंगे तभी दिखेगी, तो उसमें इंजरी हो सकती है। दूसरी चीज़ है, ये तो चलिए बाद की बात है, जब हम ऑपरेशन भी करते हैं तो कोई भी मेजर सर्जरी है उसमें क्या रिस्क होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने का या कोई और इंजरी हो जाए अंदर सर्जरी की वजह से, वो रिस्क तो रहेगा। अगेन लाइक आजकल सर्जरी एनेस्थीसिया इतना सेफ हो गया है, बट फिर भी सर्जरी के जो रिस्क हैं वो तो रहेंगे, जो भी मेजर सर्जरी के रिस्क हैं। सो माँ को एज सच कोई बहुत एडवांटेज नहीं मिलता सिजेरियन कराने का। सिर्फ अगर आप एडवांटेज एक थोड़ा सा सोचें तो वो ये हो सकता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो अगर बच्चा बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा नीचे स्ट्रेच होता है तो कई बार टीयर्स हो जाते हैं, और वो अगर टीयर ज़्यादा हो जाए तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी यूरिन स्टूल को होल्ड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, बट ये वंस इन अ वाइल होता है, कोई रोज़ ऐसे डिलीवरी होती है तो सबको नहीं होती प्रॉब्लम, कभी कभार होता है। तो ये बेसिकली फ़ायदे नुकसान हैं माँ को और बच्चे को सिजेरियन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी। मैम, अगर आप देखती हैं तो पहले पुराने वक्त में क्या कॉम्प्लिकेशंस पे हम सिजेरियन करते थे, और आज वो फैशन में तब्दील हो गया है कि दर्द से बचने के लिए हमें सिजेरियन ही कर दो। जो पेशेंट आते होंगे बिल्कुल उनकी सही बात है। जब तक हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट से तो हम तभी करते थे जब या तो बच्चे को ज़रूरत है, तो बच्चे को आमतौर पे सिजेरियन की ज़रूरत होती है कि बच्चा स्ट्रेस नहीं लेबर का ले पा रहा, तो उसकी हार्ट बीट ड्रॉप होने लगती है। तो दैट वाज द कॉमनेस्ट रीज़न कि हम सिजेरियन करते थे। आज भी है, लेकिन पहले मतलब उस कारण से करते थे, या बच्चा बहुत बड़ा है, हमें दिख रहा है कि ये नहीं नीचे से निकल सकता, माँ ऑब्स्ट्रक्शन में जा रही है, या कोई और ऐसी वजह है जिससे कि उसको वजाइनल डिलीवरी कराने में रिस्क है, तब हम कराते थे।
लेकिन अब तो सचमुच, अब उसको आप फैशन कहें या डर कहें यंग लड़कियों में कि लेबर पेन्स में बहुत पेन होता, माना पेन होता है, लेकिन जिस तरह से हम पेन रिलीफ सिजेरियन के बाद देते हैं, ऐसे आप लेबर में भी पेन रिलीफ देते हैं। वो होता है मतलब लेबर पेन से बिल्कुल एपिड्यूरल जैसे एनाल्जेसिया देते हैं, तो काफ़ी हद तक पेनलेस हो जाता है लेबर। तो ऐसा नहीं है कि लेबर में भी अब उतना पहले ज़माने की तरह नहीं है कि लेबर में 10 घंटे 12 घंटे पेशेंट तड़प रहा है और उसको कुछ नहीं है। तो अब हॉस्पिटल डिलीवरीज़ में एपिड्यूरल देते हैं, पेन का और भी तरीके से आपको पेन रिलीफ देते हैं, एक्सरसाइजेस कराते हैं जिससे लेबर जल्दी डिलीवरी हो जाए, लेबर शॉर्टन हो जाए, पेन रिलीफ मिले। तो बहुत सारी तरह से मदद है। अब तो इतनी कोई डरने की बात नहीं है नॉर्मल डिलीवरी से। नॉर्मल डिलीवरी में ही मैम अगर कोई प्लान कर रहा हो बच्चा और वो चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्या कुछ एहतियातन हिदायत, कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइजेस जो आप बताती होंगी कि ये आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि पुराने वक्त में नॉर्मल डिलीवरीज ही होती थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये। पुराने वक्त में क्या, अभी भी आप गांव में जाओ तो होता है कि खेत से आई और बच्चा हो गया। यहाँ 2-2 दिन पड़े रहते हैं लेबर रूम में और बच्चा नहीं होके देता, क्योंकि जो आजकल का लाइफस्टाइल है, कई सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 एज, जो 20-25 साल पे डिलीवरी होती है आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। अब आजकल वो एज बढ़ के हो गई है 35-40 साल, सो ऑब्वियसली आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। मेडिकल डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि वो एज के साथ होता है। तो यंग लड़की है तो फिट होगी, हेल्दी होगी, सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो ये एडवांटेज है। दूसरी बात है हमारा लाइफस्टाइल। हम फिज़िकली तो हिलते ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं करते आजकल। मतलब बड़े मेट्रोज़ में क्या, इवन टियर 2 सिटीज़ में भी लड़कियां कुछ फिज़िकली नहीं करती। या तो सारा दिन पहले तो पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसके बाद काम पे या तो लैपटॉप पे बैठे हैं या फ़ोन पे बैठे हुए, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। बच्चे ही खेलने नहीं जाते। हम लोग जब हम छोटे थे तो हम निकल जाते थे तो 3-3 4-4 घंटे घर नहीं घुसते थे और वो दौड़ ही रहे होते थे। अब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, आप ओवरवेट होते हैं। वेट इज़ अनदर इशू। सो एज, ओबेसिटी विच इज़ वेट, फिर आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अब आप देखिए, इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे जो लेबर के नॉर्मल वो रेंज होती थी ना, नॉर्म्स जो हमारे सदियों से चले आ रहे थे, और अभी कुछ साल पहले सारे नॉर्म्स बदले गए कि जो हम कहते थे कि 8 घंटे में डिलीवरी हो तो वो 8 के 12 घंटे हो गए। मतलब वो नॉर्मल ही सारे बढ़ा दिए गए रेंज कि भाई इतने घंटे लग सकते हैं। और उसका मेन कारण ही है वो जो नॉर्म्स बदले गए, उसमें लिखा था कि नाउ विमेन आर ओल्डर, obese and sedentary which increases the length of labor. So labor अगर आपने चाहते हैं कि short labor हो तो हम शुरू से समझाते हैं कि प्लीज़ फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका काम दिनचर्या ऐसे कि आपका फिज़िकल एक्टिविटी, तो भैया एक्सरसाइज करो, सुबह शाम वॉक करो, एक्सरसाइज करो। अगर आप फिज़िकली वैसे इतना काम करते हैं, जो कि अभी हार्डली 2-4% लोग हैं, तो ज़रूरत नहीं। लेकिन हम तो शुरू से समझा रहे होते हैं कि देखो भैया, लेबर इज़ अ फिज़िकल जिसमें वो चाहिए आपको। अगर आपको मैराथन दौड़नी है तो आप थोड़ी अचानक से बैठ कर अच्छा चलो मैं कल मैराथन दौड़ने जाता हूँ, आप महीने भर से प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए। तो ऐसे अगर आपको लेबर चाहिए, स्मूथ शॉर्ट लेबर चाहिए, तो यू हैव टू डू फिज़िकल एक्टिविटी राइट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से करें। अभी होता क्या है कि वैसे ही फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, प्रेग्नेंट होते बिल्कुल ही बैठ जाती हैं, तो उससे वेट गेन भी ज़्यादा होता है। ज़्यादा वेट गेन प्रेगनेंसी में होना भी अच्छा नहीं है। एक ये भी बड़ी मिथ है कि प्रेग्नेंट है तो आपको बच्चे के लिए भी खाना नहीं, बच्चे के लिए नहीं खाना है, आपको बस अपने लिए खाना है, उतना ही खाना खाने की ज़रूरत है। हार्डली 300 कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वो भी आखिरी 2-3 महीने में। कुछ भी नहीं, 300 कैलोरी तो अब देखो तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोग खाते 1000-2000 कैलोरी एक्स्ट्रा हैं। फिर वो क्या होगा, वो बच्चे का कोई फ़ायदा नहीं होता उससे, सिर्फ माँ के ऊपर चढ़ रहा होता है वो। फिर आपने 50-55 किलो पे अगर प्रेगनेंसी शुरू करी, 70 पे ख़त्म हुई, फिर वो घटता नहीं है उनसे। थोड़ा बहुत तो घटेगा डिलीवरी पे, बाकी जो वो 10 किलो एक्स्ट्रा हो जाता है फिर उनसे घटाया नहीं जाता। सो ये बड़ी समस्या है। मेरी समझ बहुत कम है, लेकिन गांव घर में अभी भी होता है कि आप मसाला पीसते हैं, आप झाड़ू लगाते हैं, आप बर्तन साफ़ करते हैं जहाँ पे सिंक और वो उस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो एक एक्सरसाइज जो पुराने समय में हम लोग नहीं मानते थे कि कोई एक्सरसाइज और जिम भी होता है, कोई योगा भी होता है, जरूरत ही नहीं थी ना। तो वो एक्सरसाइज खुद ब खुद घर के काम भी पीसती थी अपने घर में, आटा चक्की पीस वो चक्की होता जी जी। तो अब मैं तो उसको हिला भी नहीं सकती। तो ये भी एक एक्सरसाइज का ही तरीका था जिसकी वजह से इसको हम जोड़ के देख सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी वाला। नहीं, एक्सरसाइज ही थी। और फिर
पूरा काम करते थे घर में। ऐसा नहीं होता था कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ये काम नहीं करेंगे। जिसके घर में 2 बच्चे हैं, उनके सबके घर में नौकर थोड़ी, वो अपने बच्चों को भी देख रही हैं, अपने घर का काम भी कर रही हैं। तो वो इतना फिजिकल उनकी एक्टिविटी वैसी होती है, तो उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं होती कि आप एक्सरसाइज करो। लेकिन हमारे जैसे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स आते हैं, वो तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो होती है। तो क्या क्या बताती हैं मैम करने के लिए? मोटे तौर रूटीन जैसे मैंने कहा, सुबह शाम वॉक वॉक करो, एक्सरसाइज करो, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रोज़। तो एक्सरसाइज भी हम प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें सिखाते हैं जो वो एक्सरसाइज करें। बट मेनली तो है कि जितना आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। क्या प्रेगनेंसी में कामकाज किस महीने तक, मतलब 3 ट्राइमेस्टर में जो हम बांटते हैं, वो करते रहना चाहिए आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शुरू से आखिर तक कर सकते हैं प्रेगनेंसी। अनलेस आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तभी हम उसको कहते हैं कि अच्छा आप रेस्ट करें या काम ना करें या कुछ हैवी, वो जो मतलब फिजिकल कुछ हैवी वो ना करें। बट अदरवाइज नॉर्मल इंसान को प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी है। मतलब हम मैं प्रेग्नेंट थी पहली बार, तो मैं पीजी कर रही थी गायनी में। गायनी में पीजी करने का मतलब होता है 24-24 घंटे की ड्यूटी। तो हम सब कुछ करते थे, हम ऐसे थोड़ी ना बैठ जाते थे कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो कुछ कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ये ना करें वो ना करें। जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, दिनचर्या, आप सब कुछ कर सकते हैं शुरू से आखिर तक, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं झांसी में थी, पीजी कर रही थी, मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे। हर हफ्ते एक्सेप्ट 1 वीकेंड इन द मंथ, क्योंकि उस पर ड्यूटी होती थी, 3 वीकेंड में झांसी से दिल्ली आती थी। शनिवार को आती थी, रात को इतवार को बैठ के सुबह पहुंच जाती थी वापस। तो मतलब कोई भी एक्टिविटी को ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं करें वो नहीं करें प्रेगनेंसी में। बेसिकली जो चीज़ें होती मना करें वो कॉमन सेंस है। अगर आप हाई हील पहन के अब दौड़ रही हो, गिर जाएंगी, तो फिर वो आप इन्विटेशन दे रही है प्रॉब्लम को। बट एज फार एज नॉर्मल एक्टिविटी इज कंसर्न, देर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। यू कैन डू वॉट यू वांट। हाँ ठीक है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, आप बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो दर्द हो जाता है, तो कोई बात, बैठ जाइए 5 मिनट, या इतना ज़्यादा तेज़ ना चलिए, थोड़ा सा कट डाउन करिए फिजिकल एक्टिविटी। बट जनरली कुछ भी आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं। मिसकैरेज की समस्या क्यों आती है मैम? अगर जो कुछ एक गलती है जिसको सुधारा जा सकता हो अगर, तो ये समस्या क्यों? मिसकैरेजेस भी जो मेजॉरिटी होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो जो एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण बनता है, वो एबनॉर्मल होता है। सो अगर आप देखें तो 30 साल की उम्र तक करीब 10% प्रेगनेंसी मिसकैरी हो जाती है। सो 1 in 10 प्रेगनेंसीज विल मिसकैरी। उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, माँ की या किसी और चीज़ की। कुछ चीज़ों में होता है कि मदर को कोई डिजीज़ है, कुछ है, बट मेजॉरिटी में सब कुछ नहीं होता। यंग लड़कियाँ होती हैं। सो 1 in 10 प्रेगनेंसीज विल मिसकैरी। आप ऐसा समझिए कि किसी भी अच्छी से अच्छी फैक्ट्री में एक रिजेक्शन रेट होता है, ऐसे नेचर में भी रिजेक्शन रेट होता है। क्योंकि कोई प्रेगनेंसी जो है नॉर्मल अगर नहीं बनेगी तो नेचर उसको डिस्कार्ड कर देती है। अगर आप समझिए तो इन अ वे दिस इज़ नेचर्स वे ऑफ रिड्यूसिंग हैंडीकैप। अगर ये सारे एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज ग्रो करती तो कितने एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। सो ये इसीलिए जैसे मैं कह रही थी कि अबाउट 30 साल तक 10% प्रेगनेंसीज विल मिसकैरी। बाय द टाइम यू आर 40, 30% प्रेगनेंसीज विल मिसकैरी। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी एग की क्वालिटी गिरती जाती है। तो जब उसमें वो फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनते हैं, वो उतने ही ज़्यादा एबनॉर्मल बनते हैं। तो अगेन नेचर उनको डिस्कार्ड कर देती है, नहीं तो कितने एबनॉर्मल बच्चे पैदा हों। तो मिसकैरेज का मेजर रीज़न तो जेनेटिक है। जेनेटिक से मतलब कि वो एम्ब्रियो नॉर्मल नहीं बनता। जेनेटिक से मतलब इनहेरिटेड डिजीज़ नहीं। उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें, अगर आप डायबिटिक हैं, कंट्रोल नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, ये सब चीज़ें यंग में तो नहीं होती, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर आप 35-40 पे प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो उसमें ये फैक्टर्स भी आ जाते हैं। बट मेजरली इट इज़ टू डू विद द एम्ब्रियो। इनफर्टिलिटी की समस्या क्यों बढ़ रही है मैम? इनफर्टिलिटी की समस्या इसलिए बढ़ रही है कि अब लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, करियर ओरिएंटेड होना चाहती हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ लाइक आई एम ऑल फॉर इट। मैं खुद ऑब्वियसली प्रोफेशनल हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिकॉज लड़कियाँ जब पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी होती हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों से, वो बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन से बच जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को, अपने जूनियर्स को हमेशा कहती हूँ, यू कैनॉट लिव लाइफ इन कंपार्टमेंट्स। कि मैं पहले पढ़ लूँ, अपना करियर सेट कर लूँ, फिर मैं शादी करके बच्चे पैदा करूँगी। सब कुछ साथ ही चलता है ज़िंदगी में। जो आपका टाइम करियर बनाने का होता है, वही टाइम आपका फैमिली का भी होता है। और ये समस्या मैं आपको बताऊं, आम पब्लिक तो नहीं समझती, कोई हैरानी की बात नहीं। डॉक्टर्स तक नहीं समझते जो फर्टिलिटी में डील नहीं करते।
कि आपकी पीक फर्टिलिटी 25 साल तक होती है, और बाय द टाइम यू आर 30 यू हैव लॉस्ट 80-85% ऑफ योर एग्स. देर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वेमेन. सो आदमियों में स्पर्म्स बनते रहते हैं. आप जो आज सीमेन एनालिसिस करेंगे वो स्पर्म्स कुछ दिन पुराने हैं, फिर और बनेंगे. वेर एज इन विमेन, हम लोग जितने भी एग्स होते हैं हमारी ओवरी में, हम ले के पैदा होते हैं. पैदा मतलब जब प्रेगनेंसी आप मतलब बच्चा जब इंट्रायूट्राइन होता है, तब से पैदा होने में ही बहुत सारे एग्स तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और फिर उसके बाद जब ओवरीज एक्टिव होती हैं, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसके बाद हर महीने यू आर लूजिंग एग्स. सो जैसा मैंने कहा, बाय द टाइम यू आर 30 यू लॉस्ट 80-85% ऑफ योर एग्स. और 30 साल पे तो लड़कियाँ आजकल शादी भी नहीं करती. सो प्रॉब्लम ये है कि जिस एज पे फिर वो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, एक तो आपके एग्स की क्वांटिटी बहुत कम रह गई. दूसरा सिर्फ क्वांटिटी नहीं, वो एग अगर आप 40 साल के हैं तो वो 40 साल पुराने हैं, 20 साल के तो 20 साल पुराने हैं. तो एग्स की क्वालिटी गिरती जाती है, जैसा मैंने कहा, इसीलिए आपका मिसकैरेज रेट बढ़ता जाता है एज के साथ. तो ये सब समस्याएं हैं. प्लस जब आप समय से प्रेग्नेंट नहीं होती तो इन सम वेज यू आर डिफाइंग नेचर. व्हेन यू डिफाई नेचर यू पे अ प्राइस फॉर इट. तो अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती 30 साल तक तो फाइब्रॉइड बनने लगते हैं, किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है. ये सारी कंडीशंस होती इसलिए हैं क्योंकि आपने समय से प्रेगनेंसी नहीं करी. और फिर जब ये हो जाती है तो फिर ये प्रेगनेंसी नहीं होने देती. तो इट्स अ विशियस साइकिल. पहले आप प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती, फिर ये सब हो जाती, फिर आपको प्रेग्नेंट होने नहीं देती. सो इतने जो हर गली में एक एक IVF सेंटर खुल रहा है, वो उसका एक मेजर रीज़न तो यही है कि गर्ल्स आर नॉट प्लानिंग प्रेगनेंसी व्हेन देयर फर्टिलिटी इज़ हाई. जब वो बड़े आराम से खुद ही प्रेग्नेंट हो जाती, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, तब तो वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करती. शादी नहीं हुई होती, शादी होने के बाद भी 30 साल पे शादी होगी लेकिन 5 साल हमने प्लान ही नहीं करी प्रेगनेंसी, तो अल्टीमेटली तो आप फिर 35 साल की हो गई. तो you are now starting at a point where your fertility is already very low. So obviously you will need more help, more medical intervention to get pregnant. So that is how IVF, जो भी कुछ सर्जरी, सब चीज़ों का रीज़न बढ़ जाता है और प्रेग्नेंट होना ज़्यादा मुश्किल है, मतलब ट्रीटमेंट के बिना. और कुछ वजह मैम, एक तो एज हो गया इनफर्टिलिटी की वजह, क्योंकि आप उसको नज़दीक से डील भी कर रही हैं बहुत लंबे समय से. और क्या क्या वजह है जिसको टाला जा सकता है, जिसको अपनी तरफ से उन कमियों को दूर किया जा सकता है? दूसरा एक और अगेन है प्रॉब्लम वेट की, ओबेसिटी की. अब तो ये मानते हैं कि ओबेसिटी इज़ नॉट जस्ट अ कंडीशन, इट्स अ डिजीज़. कहते हैं कि जितना आपका वज़न ज़्यादा होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है. सो इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज़ जो आपका हर सिस्टम को आपको ख़राब करती है. जब हम फर्टिलिटी की बात करते हैं तो आपका जो सिस्टम है जिससे हार्मोन्स बनते हैं वो सारा डिसरप्ट हो जाता है. तो आपकी बहुत वज़न ज़्यादा है आपका, तो आपकी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, आपके एग्स ठीक से ग्रो होकर ओवुलेशन ही नहीं होती, एग रिलीज़ ही नहीं होता, तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी. तो वेट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल दोनों चीज़ें, लैक ऑफ एक्सरसाइज अगेन अफेक्ट्स योर बॉडी फंक्शंस. तो ये भी एक बड़ी मेजर समस्या है. आजकल कई बार आप देखो, लड़की 19-20 साल की दिखाने आई किसी के लिए, वज़न कितना है, 80 किलो, 90 किलो. आप पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी कम उम्र पे इतना वज़न होगा, क्योंकि आप सारे दिन बैठ के पढ़ते रहते हैं, उसमें जंक खाते रहते हैं, वो ज़ोमेटो से मंगा के कुछ कुछ खाते जाते हैं जो कि ऐसे एम्प्टी कैलोरीज होती हैं. आप निरी मैदा चीनी खा रहे हैं जिसमें कोई ना विटामिन है ना कोई उसमें अच्छा कोई उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है, सिर्फ कैलोरीज़ हैं. और फिर जब कैलोरीज़ आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आप कंज्यूम करते हो, जितना आप यूज़ नहीं कर रहे, कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे, वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं. लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बिसाइड्स द फीमेल्स, ये तो हमने फीमेल्स की बात करी कि इनफर्टिलिटी की, आदमियों का भी कंट्रीब्यूशन कोई कम नहीं इनफर्टिलिटी में. सो हम ये देखते हैं कि आजकल तो जब हमारे पास, जैसे हमारे IVF सेंटर में लोग सीमेन एनालिसिस के लिए आते हैं, तो हार्डली किसी का सीमन होता है जो बिल्कुल परफेक्ट होता है. आप कहें बिल्कुल बढ़िया सीमन एनालिसिस है. एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी जो कि पब्लिश हुई थी, आई थिंक 1911 या कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें उन्होंने करीब 10-11 कंट्रीज़ में दे फॉलोड थाउजेंड्स ऑफ men, they followed them for
अबाउट 4 डेकेड्स 40 साल तक उनको फॉलो किया उनके सीमन को देखने के लिए कि सीमन के पैरामीटर्स कैसे चेंज होते हैं। तो ये देखा गया कि पिछले 40 साल में उसी इंसान को 40 साल फॉलो नहीं किया, मतलब आदमियों को फॉलो किया एट द सेम एज कि पहले क्या होता था सीमन एनालिसिस का पैरामीटर्स और अब क्या है। तो ये पाया गया कि 40 साल में अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पर्म काउंट्स हैव कम डाउन बाय 40%। इतनी काउंट गिर गई हैं। अगेन आदमियों की वही प्रॉब्लम है, ओवरवेट, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग। अब तो ये अल्कोहल स्मोकिंग अब लड़कियों के लिए भी जोड़ना पड़ता है, पहले हम सोचते नहीं थे। ये सब ने मिला के एनवायरमेंटल तो है ही पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अलावा जो चीज़ें हम खाते हैं करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे हम कहते हैं EDCs, एंडोक्रीन डिसरप्टर केमिकल्स होते हैं जो हमारे हार्मोनल सिस्टम को गड़बड़ करते हैं। सो इवन men are now majorly contributing to infertility because sperm count कम होता है, मोटिलिटी नहीं होती, नॉर्मल नहीं होते। सो आदमियों की भी समस्या उतनी ही बड़ी है, ऑल्दो विमेन वो दिखती ज़्यादा है बिकॉज उस पर पर्टिकुलरली सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एग्स काउंट गिर रही है जी। लेकिन एक कुछ साल पहले जब ये स्टडी पब्लिश हुई थी तो डेली मेल करके एक यूके का ऑनलाइन पेपर है, तो उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था ह्यूमन, उसका मतलब जो कैप्शन था, जस्ट टू मेक इट लिटिल बिट मोर अट्रैक्टिव, तो द कैप्शन वाज ह्यूमन लाइफ विल बिकम एक्सटिंक्ट सो ह्यूमन रेस विल बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज उन्होंने इस पेपर का रेफरेंस दिया था कि 40% डिक्लाइन है इन स्पर्म काउंट, सो कुछ दिनों बाद तो बचेंगे नहीं स्पर्म्स। सो इंटरेस्टिंगली मेन हैव इक्वली contributed to infertility. मतलब अपनी तरफ से पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जो अपने बच्चों की शादी करते हैं? एक आज के दौर में भी बच्चे उनकी बात मानते हैं, आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगी जो इतने केसेस आप देख रही हैं? वही मैं जो कह रही एज हूँ वाली कि चीज़ें, इस समय पेरेंट्स को यही है कि पहले तो उनका लाइफस्टाइल अच्छा रखे बचपन से, उसको हर समय बच्चे को ये नहीं कहे कि नहीं बेटा तुम तो बैठ के पढ़ते रहो, उनको इनकरेज करना चाहिए फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, कुछ गेम्स खेलें जिसमें भी फिज़िकल एक्टिविटी हो, क्योंकि और तो कुछ आजकल होता नहीं है, लोग बाहर गुल्ली डंडा तो खेलते नहीं हैं, तो इसलिए कुछ भी खेलें, बैडमिंटन खेलें, टेनिस खेलें, जो खेलें, दौड़ के आएँ, मतलब एक कल्चर इनकलकेट करें बच्चों में फिज़िकल एक्टिविटी का। प्लस दूसरी बात है घर में भी बच्चों से काम करवाएं, इसमें कोई बहुत वो नहीं है, अफेक्शन दिखाने का तरीका नहीं है कि बच्चों को गिलास पानी का हाथ में पकड़ा रहे हैं कि बेटा तू पढ़, मैं यही ला दूंगी खाना। सो बल्कि बच्चों को इक्वली घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। सो उससे भी फिज़िकल एक्टिविटी होती है। वैसे फिज़िकल एक्टिविटी तो एक तो लाइफस्टाइल है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करें, और अगर बचपन से ये चीज़ें आपके अंदर इनकलकेट करी जाएँ तो बड़े होके भी लाइफस्टाइल बेटर होता है। तो माँ बाप का सबसे बड़ा तो ये एक योगदान है कि बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी के लिए इनकरेज करें और हर चीज़ में उनको बोले कि उठ के काम करें अपने आप। दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सर्वेंट्स। भाई ठीक है, वैसे हर एक के पास तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है ये प्रिविलेज कि भाई 2 घर में सर्वेंट हैं। सो बेसिकली इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल कि आपको कोई हर समय आपके खड़ा रहे और आप खुद उठ के कुछ ना करें। सो एक तो माँ बाप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, माँ बाप इस फर्टिलिटी के बारे में भी बता सकते हैं, ऑल्दो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। अगर माँ ये बात समझाए ना कि भैया जल्दी शादी कर लो, अच्छी बात है, तो वो बच्चों की समझ में नहीं आती। तो जब तक ये आम लोगों में ये बात नहीं समझेंगे लोग कि भाई फीमेल फर्टिलिटी गिरती है, और इवन आदमियों में भी 40 साल के बाद अगर आप देखते हैं, एक तो सीमन की क्वालिटी गिर जाती है, दूसरा देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस इन चाइल्डहुड, इवन सम कैंसर्स विच हैव बीन सीन कि व्हेन मेन आर ओल्डर एंड दे फर्टिलाइज एन एग, तो वो रिस्क बढ़ जाता है। तो ये जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि फर्टिलिटी का एक सही समय होता है कि आप 25 से लेकर 30-35 साल के अंदर में प्रेगनेंसीज प्लान करनी चाहिए, और जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी भी ज़्यादा अनइवेंटफुल होंगी, आपको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होगी। नॉर्मल प्रेगनेंसी लोग अपना काम करते हैं, कोई मतलब इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं होती, और आपकी डिलीवरीज भी ईजियर होंगी और आपके बच्चे भी हेल्दियर होंगे। सो ऑल दैट हैज़ टू कम फ्रॉम पब्लिक अवेयरनेस। आई डोंट थिंक इसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब पेरेंट्स भी अवेयर होंगे, बच्चे भी अवेयर होंगे, तो ऑब्वियसली सब समझेंगे कि एक टाइम होता है जो रिप्रोड्यूस करने के लिए जो कि ऑप्टिमम है टू
मेक अ फैमिली. एंड लाइक आई सेड, अगर हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा तालमेल हो, पर्टिकुलरली व्हेन विमेन आर वर्किंग, हस्बैंड्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बात समझना कि अगर हस्बैंड्स कोऑपरेट करें तो आप फैमिली और प्रोफेशन को साथ साथ भी निभा सकते हैं. आई गॉट मैरिड इन इंटर्नशिप. मैंने तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी शादी के बाद करी. जी. तो और मैं 1 साल के लिए इंग्लैंड गई लैप्रोस्कोपी ट्रेनिंग के लिए. तब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, लाइक आई थिंक जैसे 5 या 8 साल के होंगे. मैं तो खुद भी नहीं जाना चाहती थी. मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें जाना ही है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी पूरे हिंदुस्तान में एक सिलेक्ट होता है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए 1 साल में. ये सर तुम नहीं जाओगी तो हमेशा रिग्रेट करोगी इस बात को, और वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन मेरे पे भी निकलेगी. तो इसलिए नहीं, तुमने जाना तो है ही. एंड अदरवाइज ऑल्सो, जैसे बहुत बहुत सारे मैंने कपल्स देखे अपने उम्र के, अब शायद बेटर हो रहा हो, लेकिन अपने एज के, कि जैसे कॉन्फ्रेंस है हमारी कुछ मेडिकल में, हम दोनों डॉक्टर्स हैं, तो वाइफ की है तो हस्बैंड कहता है नहीं नहीं तुम जाओगे तो बच्चे कौन देखेगा, और हस्बैंड की है तो कोई बात नहीं, ही कैन जस्ट वॉक आउट, अपना अटैची उठाई वो बाहर निकल गया. तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने वाइफ के करियर को भी आप उतनी इम्पॉर्टेंट दें. मतलब मैंने खैर ये, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैंने ये कभी फेस नहीं किया. मेरे साथ तो होता था एम्स में भी, इतने हमारे घर में लोग आके बैठे होते थे रिश्तेदार, बिकॉज एम्स कैंपस में रहते थे. अगर अगले दिन लेक्चर है, मेरे हस्बैंड कहते तू पीछे के दरवाजे से निकल ले, लाइब्रेरी चली जा, इनको तो मैं संभाल लूँगा, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा लेक्चर वेक्चर प्रिपेयर ना हुआ यहाँ बैठ के. बट वही हस्बैंड इस बात को समझे कि वाइफ का भी प्रोफेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका है. यू कैनॉट बी सेल्फिश एंड से कि मेरा जब काम है तो मैं जाऊँगा और तुम्हारा है तो तुम बैठो घर में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोऑपरेशन हो हस्बैंड वाइफ में तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं विद फैमिली, विद चिल्ड्रन. हमारे यहाँ का सक्सेस रेट क्या है मैम, कामना फर्टिलिटी और आईवीएफ सेंटर का? कामना फर्टिलिटी का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है. ऑल्दो जब हम सक्सेस रेट की बात करते हैं आईवीएफ में, तो इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड परसेंटेज. सक्सेस रेट, अगर लड़की 25 साल की है तो मैं उसको 60% प्रेगनेंसी रेट दे सकती हूँ. बाय द टाइम शी इज़ 40, मैं उसको 15%, 20% प्रेगनेंसी रेट मुश्किल से दे सकती हूँ. तो सक्सेस रेट वेरी करता है विद एज, बिकॉज पेशेंट का अपना भी तो पोटेंशियल हो प्रेगनेंसी होने का. तो सक्सेस रेट इज़ वेरी वेरिएबल. एज के साथ आपका एग रिजर्व कैसा है, उसके साथ आप हस्बैंड का सीमन कैसा है, उसके साथ इट्स अ वेरी वेरिएबल थिंग. ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच.